हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों टू अवर रैपिड रिवीजन सीरीज। चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलो शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के रैपिड रिवीजन से हमारी आज की सीरीज। ऑलराइट, तो लाइफ प्रोसेसेस बच्चों वो सारी प्रोसेसेस होती है जो हमें जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम अलग से एक चैप्टर में पढ़ते हैं। इसमें बच्चों हम रिप्रोडक्शन को नहीं इंक्लूड करते हैं। रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे हम लाइफ प्रोसेस का हिस्सा नहीं मानते। ये सारी प्रोसेसेस बच्चों हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सो नाउ सी, न्यूट्रिशन वाले टॉपिक से वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी हमें फूड से मिलती है। कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या फूड कंज्यूम करता है, क्या ये फूड को खुद से बनाता है, क्या ये फूड को एक्सटर्नली डिराइव करता है, इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं। तो दो मेजर टाइप्स हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसे कहते हैं, सी ऑटो मींस सेल्फ। अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुद केपेबल है अपना फूड जनरेट करने के लिए तो उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन याद रखनी है। साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स सारे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं, जिससे ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन याद रखनी है, विच इज 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब 12 H2O मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ऑलराइट, इस इक्वेशन को हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन मानते हैं, जो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब जो वर्ड्स में ये अभी तक के मैं 6 साल के पेपर्स कंसिडर करूं और 6 पेपर्स के अलग अलग कोड्स कंसिडर करूं तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन 24 टाइम्स पूछा गया है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं? तो बच्चों, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुद फूड नहीं सिंथेसाइज कर सकता तो ऑब्वियसली वो एक्सटर्नली इस फूड को डिराइव करेगा, उसी से एनर्जी जनरेट करेगा। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नली फूड कंज्यूम करता है, उसे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है और उनके तोड़ने से वो एनर्जी जनरेट कर पाता है। जैसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन फंजाई जैसे ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, जहां वो डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स को डाइजेस्ट करके एनर्जी बनाते हैं। राइट, तो फंजाई, ब्रेड मोल्स, यीस्ट, मशरूम, किंगडम फंजाई से जो भी ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं वो इस तरह से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जहां होस्ट की बॉडी पे एक ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है, इंटर्न होस्ट को हार्म कर रहा है। ऑलराइट, वो तो अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है लेकिन होस्ट को इससे कोई बीमारी हो रही है या होस्ट मर जाता है। ऑलराइट, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कस्क्यूटा प्लांट याद रखना है, टेक, स्लाइस, लीचेस, टेपवर्म, ऑलराइट, ये सब अपने होस्ट ऑर्गेनिजम्स में इंफेक्शन कॉज करते हैं। इस तरह की रिलेशनशिप को पैरासिटिक कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होती है जहां दो ऑर्गेनिजम्स, कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है बट इन टर्न होस्ट का भी इससे कुछ फायदा हो रहा है। जैसे लाइकन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोटोसिंथेटिक algae और साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई। ऑलराइट, सबसे कॉमनली पाया जाने वाला हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो ह्यूमंस भी शो करते हैं। होलो का मतलब कंप्लीट, जोइक का मतलब एनगल्फमेंट। तो हम अपना कंप्लीट फूड जब एनगल्फ करते हैं इस तरह के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जहां पहले इंजेशन होता है, हम फूड पार्टिकल को एनगल्फ करते हैं, फिर उस फूड पार्टिकल को हम डाइजेस्ट करते हैं, फिर उस फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद उसे अलग अलग जगह जहां भी उसकी रिक्वायरमेंट थी वहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। एंड फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है उसे हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं एजिशन। तो हमें ये स्टेप्स सीक्वेंस में बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ऑलराइट, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के लिए हमें स्टेप्स याद रखने हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजिशन, जिसके एग्जांपल्स हैं अमीबा एज वेल एज ह्यूमंस। नाउ फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जैसे कि हमने आगे देखी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है अलोंग विथ ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स भी 6।
अब अगर हम इंसानों की डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इंसानों के एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, तो बच्चों इससे कैसा क्वेश्चन आता है, या तो आपको एलिमेंट्री कैनाल ड्रॉ करके समझानी होती है, 3 मार्क में क्वेश्चन आता है दैट यू हैव टू ड्रॉ एंड लेबल एटलीस्ट 3 और 4 पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो भी क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है। या फिर इससे अगेन इस तरह का क्वेश्चन आता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, जहां आपको एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम दे देते हैं और उससे अलग अलग क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछे जाते हैं। या तो फिर सिंपली आपको समझाना होता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। नाउ लेट अस सी, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इसमें 2 डिविजन्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शंस होते हैं माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ से हम फूड एनगल्फ करते हैं, हमारा माउथ का फ्लोर बनता है, टंग से रूफ बनता है, पैलेट से साइड्स बनती हैं, चीक और टीथ से, जहां हम फूड को मेस्टिकेट करते हैं, मतलब उसको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर बोलस बनाते हैं सलाइवा की मिक्सिंग के साथ, और फिर हम इसे एनगल्फ करते हैं। ये एनगल्फ फूड जाता है ईसोफेगस में। अब बच्चों याद रखना, माउथ से जब फूड ईसोफेगस में जा रहा है तो माउथ में जो सलाइवा रिलीज होती है, ये सलाइवा स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर देती है इनटू माल्टोज। तो 30% स्टार्च का डाइजेशन तो माउथ में ही हो जाता है। अब ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, ईसोफेगस का काम होता है बस ये फूड पार्टिकल को पास ऑन करना टू द स्टमक। स्टमक इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक में टेम्पररीली फूड स्टोर होता है, चर्न होता है, वहां पे HCl और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रिलीज होते हैं। व्हाट इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, बच्चों याद रखना खास पेप्सिन। अब स्टमक का जो एसिड होता है HCl होता है, उसका pH होता है 1.8, पर इस एसिड से खुद स्टमक भी तो जल सकती है, तो इतना कम pH है। तो याद रखना हमारी स्टमक इस एसिड से खुद को नहीं जलाती है, बिकॉज म्यूकस की एक मोटी सी लेयर स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। तो याद रखना स्टमक के सेल्स माने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है म्यूकस, HCl और पेप्सिन। अब ये याद रखना स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड पेप्सिन प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है। व्हाट आर प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ऑफ प्रोटीन्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को कंसिडर करें, नाम है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन है ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फिर हम इसे स्मॉल क्यों कह रहे हैं, बच्चों डायामीटर में छोटी होती है, तो ये सबसे लंबा पार्ट होता है। अब क्योंकि इंसान ओमनीवोर है, तो हमारे मॉडरेट साइज स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों याद रखना कंप्लीट डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो यहाँ पे सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। स्टमक ने जो प्रोटियोसिस और पेप्टोन बनाए थे, उससे अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। 30% स्टार्च का जो हाइड्रोलिसिस माउथ में हुआ था, वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस माल्टोज का ग्लूकोज में हो जाता है। लिपिड्स से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स बन जाते हैं। तो कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। अब हम चाहते हैं एनर्जी डिराइव करना। एनर्जी तो तब डिराइव करेंगे जब ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में आएंगे। तो ब्लड स्ट्रीम में तो तब आएंगे जब एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल फोल्डेड होती है इनटू विलाई। अब हम कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो है वो फोल्डेड होती है इनटू विलाई, एंड विलाई के ऊपर जो सेल्स होते हैं उनमें माइक्रोविलाई होता है, ताकि सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। ऑलराइट, तो ये हमें याद रखना है। लार्ज इंटेस्टाइन में टर्मिनल एब्जॉर्प्शन होता है, जो बची खुची चीजें हैं वो एब्जॉर्ब होती है, जैसे कि वाटर, सम ड्रग्स, ऑलराइट, मिनरल आयंस, ये थोड़े बहुत एब्जॉर्ब होते हैं। और यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड धीरे धीरे जाता है रेक्टम में, जहाँ वो टेम्पररीली स्टोर होता है और फिर एनल ओपनिंग से बाहर निकल जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो हमारे पास है लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास। तो लिवर है वो बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल क्या करता है, जैसे एसिडिक फूड स्टमक से इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आता है, ये एसिडिक फूड इंटेस्टाइन को जला सकता है, तो लिवर के बाइल सॉल्ट्स इस फूड को न्यूट्रलाइज करते हैं और अल्कलाइन बनाते हैं। सेम पेनक्रियास बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है एज वेल एज बाइकार्बोनेट्स बनाता है, जिससे एसिडिक फूड न्यूट्रलाइज हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है। गॉल ब्लैडर लिवर ने जो बाइल बनाया है उसे स्टोर करता है और रिलीज करता है। ऑलराइट, नाउ इफ यू लुक एट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो बच्चों हम 2 टर्म्स सुनते हैं,
ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना। अब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना क्यों इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन को इनहेल करना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बच्चों याद रखना, मैं जब कहती हूँ कि मुझे एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, इस ग्लूकोज को मैं तोड़ के एटीपी मतलब अवर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी तभी बना पाती हूँ जब ऑक्सीजन होता है। ऑलराइट, इसीलिए जरूरी होता है कि मैं ऑक्सीजन को इनहेल करती रहूँ। तो डिफरेंस क्या होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में? तो जैसा मैंने बताया, ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन का मतलब होता है इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ना, जो हम अभी देखेंगे। ऑलराइट, ब्रीदिंग लंग्स में होती है, रेस्पिरेशन हर सेल के अंदर होता है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, मतलब उल्टा एनर्जी खर्च होती है, और रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों, इंसानों की रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें, हम सांस को कैसे इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं हम देखें। तो अपने नाक के नॉस्ट्रिल्स से सांस लेते हैं, फिर ये हवा जाती है नीजल चैम्बर में, यहाँ से ये जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेजवे फॉर फूड एंड एयर। बच्चों ये खास याद रखना, एनसीईआरटी कहती है कि फेरिंग्स से फूड और हवा दोनों पास हो सकते हैं। इट इज द कॉमन पैसेजवे फॉर फूड एंड एयर। यहाँ से फूड जाता है, सॉरी फूड नहीं जाता, हवा जाती है। तो हवा जाती है लेरिंग्स, लेरिंग्स से जाती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप दो पार्ट में डिवाइड होती है, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं इनटू ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स से अल्टीमेटली एल्वियोलाई बनते हैं। अब एल्वियोलाई के सरफेस पे बच्चों गैसेस का एक्सचेंज होता है। लंग्स वाला ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है, ब्लड वाला कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चला जाता है। ऐसे हम ऑक्सीजन हमारे ब्लड में लाते हैं। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हम किस मैकेनिज्म के थ्रू कर पाते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये बोर्ड्स में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत आसान है बच्चे, समझना कि हमारे लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है। ठीक है, हम सांस इसलिए ले पाते हैं क्योंकि हम अपना थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं। जब हमारे लंग्स के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो लंग्स के अंदर की हवा का प्रेशर डिक्रीज होता है, ऐसे हम सांस ले पाते हैं। आसानी से समझने की कोशिश करते। तो बच्चों याद रखना, लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, ये ऐसे सी शेप का, डोम शेप का होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉल्यूम इस डायरेक्शन में बढ़ जाता है। ऑलराइट, अब क्या होता है, मेरे लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है ना बच्चों, तो गैसेस का प्रेशर कम हो जाता है। आप याद रखना, यस हमारा जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे क्या होगा, अगर मैंने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया तो मेरे लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। थोरेक्स में होते हैं ना मेरे लंग्स, तो मैं कहूंगी थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा तो अंदर की गैसेस का प्रेशर घट गया, अंदर की गैसेस का प्रेशर घट गया, बाहर की हवा का प्रेशर ज्यादा है, अंदर की हवा का प्रेशर कम हो गया, इसीलिए मैं सांस ले पाई। तो इनहेलेशन के लिए क्या याद रखेंगे, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसीलिए थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उस थोरेसिक कैविटी में जो हवा है उसका प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसके कारण हम इनहेल कर पाते हैं। अब एक्सहेलेशन के लिए उल्टा रखेंगे बच्चों, क्या होगा, डायफ्राम जब रिलैक्स होता है तो वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम घटा, अंदर की हवा का प्रेशर बढ़ा, बाहर की हवा का प्रेशर कम है, अंदर की हवा का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए मैंने एक्सहेल किया। दैट इज हाउ वी एक्सहेल। तो हम याद रखेंगे, डायफ्राम रिलैक्स होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, ऐसे हमने हवा को एक्सहेल करा। अब हमें ये सब करने की जरूरत क्या, अगर हम ऑक्सीजन नहीं इनहेल करते हैं तो क्या होगा, तो समझते हैं इस इक्वेशन के जरिए, जो आपको बाय हार्ट याद रखनी है बच्चों। ये तो मतलब आप मानिए 48 टाइम्स मैंने कैलकुलेट किया लास्ट 5 इयर्स में, जितने भी कोड्स दिए गए हैं बोर्ड्स के, तो इतनी बार ये इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको 3 मार्क्स में या तो तीनों टाइप के रेस्पिरेशन पूछ लेते हैं, 1 मार्क में कोई एक पूछते हैं, 2 मार्क में इनके बाई प्रोडक्ट्स या अलग अलग 2 इक्वेशन के बारे में पूछा जाता है। तो बच्चों ये हमें खास याद रखनी है। अब क्या होता है, अगर मेरे पास ऑक्सीजन हो तो क्या होगा, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को तोड़ के, ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, उसके 2 टुकड़े में तोड़ू 3-3 कार्बन वाले, 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को मैं 2-3-3 कार्बन वाले टुकड़ों में तोड़ू, तो वो कहलाता है पाइरुवेट। ये जो टुकड़ाबाजी हो रही है वो हो रही है साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो चलो लिख लेते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों क्या, ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि आप ग्लूकोज को तोड़ रहे हो।
अब समझना, ये जो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट होता है तो हम 36 to 38 ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस कर पाते हैं। वहीं अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, जैसे यीस्ट के अंदर ऐसा देखा जाता है कि ये पाइरुवेट इथेनॉल में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे हम टोटल केवल 2 से 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। और कभी कभी हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाती है। जब मैं एकदम मिल्खा सिंह की तरह दौड़ने लगूं, मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लूं एक दिन में, तब मेरे पास सेव्ड ऑक्सीजन ना रहने के कारण, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने के कारण लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अगेन यहाँ भी 2 से 4 एटीपी मैक्सिमम हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो बच्चों समझना, मेरे पास ऑक्सीजन है तो मैं ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 से 36 टू 38 एटीपी प्रोड्यूस करवा पा रही हूँ। लेकिन अगर मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तो मैं मैक्सिमम 2 से 4 एटीपी बनवा पा रही हूँ। ऑलराइट, इसलिए ऑक्सीजन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बाई प्रोडक्ट्स के केस में खास याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है और ये दोनों रिएक्शंस को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो याद रखना, इसमें से जो इथेनॉल वाली रिएक्शन है वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है। आपको बाई प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ कौन सी बाई प्रोडक्ट बनती है। ऑलराइट, चलिए एक ये एक्टिविटी दी गई है, इससे भी 14 to 15 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया। इस एक्टिविटी में बस आपको सिंपली ये बताया जो हम केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते भी हैं कि लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाए तो वो व्हाइटिश अपीयरेंस उसका दिखने लगता है क्विकलाइम बनने की वजह से। तो अब लाइम वाटर में बेसिकली क्या करना है, आप एक लाइम वाटर दो लाइम वाटर की टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, दोनों में एक पाइप लगा दीजिए, एक में नेचुरली जो हवा जा रही है वो जा रही है और एक में आप हवा ब्लो करेंगे। तो जहां हम हवा ब्लो करेंगे वहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। हम जब सांस एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होगा, ये क्विकलाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, CaCO3 के पार्टिकल्स उसको व्हाइट अपीयरेंस देंगे। तो जहां हम ब्लो नहीं कर रहे हैं हवा, वहां ये वाले व्हाइट पार्टिकल्स बहुत धीरे बन रहे हैं। जहां हमने हवा ब्लो करी वहां CaCO3 पार्टिकल्स बहुत जल्दी बन गए, क्योंकि इससे हम क्या प्रूव कर पाए कि हम जो हवा एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑलराइट, तो ये एक्टिविटी से हम ये प्रूव कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो हमारे पास चीजें यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे मैंने जो भी फूड डाइजेस्ट करा वो मुझे अलग अलग सिस्टम्स को भेजना पड़ेगा। अब जैसे मेरे लंग्स है, ये ऑक्सीजन को लाते हैं ब्लड में, तो मेरे लंग्स बाकी सिस्टम्स को ऐसा थोड़ी बोलेंगे तू तेरा देख ले, मैं तो ये ऑक्सीजन खुद रखूंगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। सारी सिस्टम्स को ऑक्सीजन मिलता है, सारी सिस्टम्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कैसे? क्योंकि ये सब कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होता रहता है। तो सर्कुलेशन के लिए हमारे पास होती है, बच्चों याद रखना, वी हैव कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ऑलराइट, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियो का मतलब होता है दिल, वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल, जहां दिल, ब्लड वेसल्स और ब्लड इंक्लूड हो उस सिस्टम को कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जब हम ब्लड को फिल्टर करके एक और तरह का फ्लूइड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं लिम्फ, ये जहाँ पे फ्लो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारी लिम्फेटिक सिस्टम। तो फटाफट से देख लेते हैं। तो हमारा खून है वो किससे बना है? हमारा खून बनता है पानी जैसे सब्सटेंस है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में बच्चों याद रखना 90 to 92% पानी ही होता है। बाकी इसमें कुछ कुछ प्रोटीन्स और अलग अलग एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखें तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास होते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड प्लेटलेट्स। तो हमारे जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं इनके पास हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए लाल रंग के दिखते हैं। इनके थ्रू हम गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। WBC या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, 8th से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, ये हमें इम्यून रेजिस्टेंस देते हैं, मतलब ये पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट बैक करने में हमें मदद करते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। जब भी हमें इंजरी लगती है, ब्लड लॉस होने लगता है, तो ये वेसल को, ब्लड वेसल को सील कर देते हैं क्योंकि ये स्टिकी होते हैं इन नेचर। राइट, तो ये इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। अभी लिम्फ के फॉर्मेशन के लिए एनसीईआरटी में एक छोटू सा पैराग्राफ दिया हुआ है। मैंने ट्राई किया कि मैं आपको डायग्राम के जरिए वो आसानी से समझा सकूं। बच्चों ये याद रखना, लिम्फ के फॉर्मेशन से 2 मार्क वाले क्वेश्चंस काफी बार हैं। अब इफ यू लुक एट द क्वेश्चन फ्रेम्ड फ्रॉम दिस पार्ट, जो पैराग्राफ है इसको बच्चे जनरली इग्नोर कर देते हैं और इसीलिए ये सवाल गलत हो जाता है। तो बहुत ही ईजी है, देखो समझना क्या होता है कि हार्ट से जब ब्लड कैपिलरी में आता है ना तो एकदम प्रेशर से आता है,
और वेन से जब जा रहा होता है तो एकदम कम प्रेशर से जाता है। तो इससे क्या होता है, देखो यहाँ से जो खून आया वो तो एकदम प्रेशर में आया, यहाँ से एकदम कम प्रेशर से जा रहा है, तो यहाँ पे जो खून है इस पे एकदम प्रेशर लगता है और ये बाहर निकल जाता है उस प्रेशर के कारण। अब बाहर निकला तो बच्चों ऐसा होता है 90% तो वापस ब्लड वेसल में एंटर हो जाता है, लेकिन उसमें जो 10% होता है वो एक ब्लड मतलब एक वेसल में चला जाता है जिसे हम लिम्फ वेसल कहते हैं। तो ये ऐसे बनता है हमारा लिम्फ। तो याद रखना, ब्लड के फिल्टर होने से आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है, इसके कारण फ्लूइड पे प्रेशर आता है और वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाहर निकल जाता है। यहाँ से ये लिम्फ कैपिलरी में जाता है और बन जाता है हमारा लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ कैसे बना, याद रखना, बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब तुम चाय छानते हो, चाय पत्ती ऊपर आ जाती है, चाय नीचे आ जाती है ना। तो लाइकवाइज जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, बड़े बड़े प्रोटीन होंगे वो तो ब्लड में रह जाएंगे, फिल्टर होके केवल आएगा क्या, प्लाज्मा। तो लिम्फ के कैरेक्टर्स बिल्कुल ब्लड के प्लाज्मा जैसे होंगे। तो ये कलरलेस होता है, इसमें डब्ल्यूबीसीज हाई होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम है ना, इनमें लिम्फोसाइट्स नाम के डब्ल्यूबीसीज बहुत ज्यादा होते हैं, इससे हमें इम्यून रेजिस्टेंस मिलता है, वो भी कैसा स्पेसिफिक टाइप का, मेमोरी भी रहती है इनके पास, है ना। तो दे रिमूव एक्सेस फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजन। तो हमें ये इसके फंक्शंस अच्छे से याद रखना है। अब हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो मेजर टाइप की सिस्टम है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट को देखते हैं बच्चे, इसका डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बच्चों याद रखना, हमारा जो राइट एट्रियम है इसके पास पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, हमारे राइट एट्रियम के पास पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। सुपीरियर वेना केवा बॉडी के ऊपरी पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है, इंफीरियर वेना केवा बॉडी के निचले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और उसको कहाँ दे देती है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ 3 कस्प्स होते हैं इसलिए हम इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर राइट वेंट्रिकल से ये खून जाता है लंग्स के पास ऑक्सीजनेट होने के लिए, तो लंग्स ऑक्सीजनेट कर देंगे इस खून को, पर खास याद रखना जाता है किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब है तो इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर भी तुम कह रहे हो आर्टरी, क्यों कह रहे हो आर्टरी, क्योंकि हर वो ब्लड वेसल जो हार्ट से दूर लेके जाती है ब्लड को वो होती है हमारी आर्टरी। तो यहाँ हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड, वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया इसको, इसलिए हम इसको कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोना का मतलब होता है लंग्स, तो ये लंग्स के पास लेके जा रही है खून को। अब यहाँ पे खून ऑक्सीजनेट हो गया, ऑक्सीजनेट होने के बाद वो वापस आया लेफ्ट एट्रियम के पास, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब भैया ये लेके तो आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो वेन, क्यों कह रहे हो वेन, क्योंकि हर वो ब्लड वेसल जो हार्ट के पास ब्लड लेके आती है वो होती है हमारी वेन। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम को देती है। अब लेफ्ट एट्रियम उसको देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वाल्व। अब लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के जरिए इस पूरे ब्लड को, एओर्टा के जरिए इस पूरे खून को पूरी बॉडी की सारी सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो यहाँ पे देखो 2 सर्किट बन रही है ना, राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके राइट एट्रियम, 2 सर्किट बन रही है, इसलिए हम कहते हैं इसको डबल सर्कुलेशन। तो जो लंग्स तक जा रही है और लंग्स के पास से आ रही है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो बॉडी के पास जा रही है और वहां से आ रही है इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, की बॉडी सिस्टम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया और उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, है ना। अब आ जाते हैं ब्लड प्रेशर पे। अब देखो मेन वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो आर्टरी में ब्लड पंप करता है, तो आर्टरी की वॉल पे कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है इसको मैं कहती हूँ ब्लड प्रेशर, है ना। हमारा खून हमारे खून की वेसल पे कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो इसको मेजर करने के लिए बच्चों जो डिवाइस है याद रखना उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये जो डिवाइस है बच्चों खास याद रखना, इसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। अब इससे हम क्या देखते हैं, तो जब ये जो पंप है ना इसको प्रेस करने से क्या होता है, वेसल पे प्रेशर आता है और बस कुछ मिली सेकेंड्स के लिए हार्ट रेट बंद हो जाती है। अब जैसे आप इसका प्रेशर बढ़ाओगे, स्फिग्मोमैनोमीटर में मर्क्यूरी होती है, मर्क्यूरी से प्रेशर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो मर्क्यूरी कितनी ऊपर जा रही है, कितने मिलीमीटर ऊपर गई, उस हिसाब से हम कहेंगे कि उतना प्रेशर है।
तो क्या होता है जब हम इसके प्रेशर को रिलीज करते हैं, जब हमें पहला धक सुनाई देता है, हमारा दिल जब धड़कने लगता है, तो 120 mmHg तक जाके उतना मर्क्यूरी ऊपर चली जाती है। तो हम कहते हैं कि दिल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल जब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो 120 mmHg जितना होता है। Hg इज मर्क्यूरी, mm मतलब मिलीमीटर। तो हम कहते हैं 120 mmHg इज अवर सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना। अब जब हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है तो हमारी आर्टरी की वॉल पे कितना प्रेशर बच जाता है, तो तब प्रेशर बच जाता है 80 mmHg। तो इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो हम कहते हैं 120/80 इज अवर नॉर्मल ब्लड प्रेशर, है ना। अगर ये प्रेशर बढ़ जाए 140/90 हो जाए, तो हम कहते हैं कि किसी इंसान को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, जो हम सुनते रहते हैं। और एक लास्ट प्रोसेस है जो की देखी जाती है ऑर्गेनिजम्स में, वो है एक्सक्रीशन। तो देखो इंसानों के पास एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है बच्चों, तो हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए होती है किडनीज। तो ये सच में राजमा शेप की दिखती है, राजमा जैसा ही कलर होता है इनका, है ना, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, जो डोर्सल साइड पे होती है, ये पैर्ड होती है। ये हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने में मदद करती हैं। अब हम कई तरह के वेस्ट बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह का वेस्ट है, लेकिन उसको तो लंग्स निकाल रहे हैं। पर जो मेजर कचरा या वेस्ट हम बनाते हैं वो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, जो हमारी किडनीज मदद करती हैं हमें रिमूव करने में। तो क्या होता है, किडनीज इस नाइट्रोजनस वेस्ट से यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने में मदद करती है और यूरिन बनाती है। तो ये यूरिन किडनी से जाता है यूरिटर में, दोनों यूरिटर्स यूरिन को एम्प्टी करती है ब्लैडर में, ब्लैडर उसको टेम्पररीली स्टोर करके रखता है और फिर हम यहाँ से यूरिन एक्सक्रीट आउट कर देते हैं थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, तो किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो होता है उसका नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में एनसीईआरटी कहती है कि ट्यूबुलर पोर्शन है और वेस्क्यूलर पोर्शन है। ट्यूबुलर पोर्शन है मतलब छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, अब इन्हें हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ट्यूब की छोटी बहन जो कि बहुत पतली है ना। तो हम देखते हैं नेफ्रॉन में क्या क्या होता है मेजरली। तो देखो ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, और ये वाला जो हिस्सा है इस यहाँ से जो ऐसे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई किडनी को भी हर ऑर्गन की तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, है ना। तो उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है रीनल आर्टरी के जरिए, है ना। एओर्टा अपनी एक ब्रांच किडनी को देता है कि भाई तू भी ले ले ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये लेता है। अब रीनल आर्टरी की है एक ब्रांच होती है जिसे अफेरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, लिख लेते हैं हम। जो आई ना ब्लड वेसल, इसको हम कहते हैं अफेरेंट आर्टीरियोल, और जो यहाँ से लेके जा रही है इसको कहेंगे इफेरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, तो ये किडनी के पास खून लेके आती है फिल्टर करने को, तो यहाँ से खून फिल्टर हो जाता है। अब देखो खून फिल्टर हो रहा है ऐसा कह रहे हैं ना, जैसे तुम चाय छानते हो, चाय पत्ती ऊपर जाती है, चाय नीचे आ जाती है ना, तो बिल्कुल वैसे ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स तो खून में ही रह जाते हैं, प्लाज्मा फिल्टर होके बाहर निकल जाता है। अब फिल्टर होके तो पूरा ही प्लाज्मा निकल गया होगा, है ना। चाय की छन्नी ऐसा थोड़ी बोलती है कि दूध को जाने दूंगी पानी को नहीं जाने दूंगी, वो तो दोनों को जाने देगी साइज के बेसिस पे। यहाँ भी ऐसे ही होता है कि प्लाज्मा में जो कुछ भी था, तुमने जो खाया ग्लूकोज, मतलब तुमने जो भी एब्जॉर्ब किया ग्लूकोज अमीनो एसिड्स, वो सब कुछ ही होगा। तो सब थोड़ी ना हम यूरिन में बहा देंगे, हमको तो चाहिए ना कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स वापस ले ले हम। तो बच्चों इसी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टर्म्स समझना। अगर हम फिल्टर होने वाली यूरिन से कोई चीज वापस ब्लड में ले रहे, क्योंकि तुम समझना पहली दफा तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, इंटेस्टाइन में, लेकिन अब तुम क्या बोल रहे हो कि तुम वापस एब्जॉर्प्शन कर रहे हो, तब मैं इसको बोलूंगी क्या, रीएब्जॉर्प्शन, है ना। मैं इसको बोलूंगी क्या, रीएब्जॉर्प्शन। वापस अगर फिल्ट्रेट में से मैंने कोई चीज वापस खून में डाली तो मैं कहूंगी रीएब्जॉर्प्शन। कुछ चीज ऐसी होती है जो मुझे खून से निकाल के यूरिन में बहा देनी होती है, होते हैं कुछ एक्सेस आयंस, तो मैं उनको ब्लड में से वापस फिल्ट्रेट मतलब यूरिन बनाने के लिए भेज देती हूँ, तो इसको हम कहते हैं सिक्रेशन। याद रखना, पहला पार्ट जो है वो ग्लोमेरुलस और हमारे
वो मिस कैप्सूल से हो रहा है। फिर जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास है, कॉन्वोल्यूटेड मतलब एकदम कॉन्वोल्यूशन से दिख रही है ट्यूब्यूल क्योंकि बहुत पतला है। तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन अलग अलग मॉलिक्यूल्स का होता है। हेनलेज लूप, ये वाला जो यू शेप का स्ट्रक्चर है येलो कलर का, इसे हेनलेज लूप कहते हैं। ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कराने में मदद करता है। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो दूर वाली है, ये वाली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सीक्रेशन करती है। और फिर बहुत सारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जहाँ खुलती है उसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जो फाइनली यूरिन को गैदर करके यूरेटर के पास पहुंचाती है और यूरेटर से ब्लडर में जाता है, ब्लडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब किडनीज ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट एफिशिएंटली रिमूव ना हो तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी बॉडी में, न्यूरल डिजनरेशन शुरू हो जाएगा, हम हमारे न्यूरॉन्स खत्म होने लगेंगे, हम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं। अगर किसी इंसान की एक किडनी फेल हो जाए तो दूसरी किडनी सफिशिएंटली कंपेंसेट करेगी, उसका पूरा काम एक अकेली किडनी पे आ जाएगा। अगर दोनों किडनी इस काम करना बंद कर दे तो जो टेम्पररी इलाज है वो होता है हीमोडायलिसिस। इसे हम हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। परमानेंट इलाज होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जो टेम्पररी इलाज होता है वो होता है हीमोडायलिसिस। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी इंसान की आर्टरी से, अब देखो आर्टरीज वैसे तो डीप रूटेड होती है, लेकिन कुछ कुछ लोकेशंस ऐसी होती है जहाँ आर्टरी सुपरफिशियल है, बाहर बाहर की तरफ होती है, ठीक है। तो वैसे एक रेडियल आर्टरी होती है, वहां से हम खून निकालते एक पंप में डालते हैं जो उसको एफिशिएंटली डायलाइजिंग चेम्बर में पंप करेगा। अब समझना बच्चों डायलाइजिंग चेम्बर में क्या होता है। तो यहाँ पे ना ऐसे ट्यूब्स होती हैं जहां से इजीली डिफ्यूजन हो सके, ऐसी मेम्ब्रेन होती है, हम सेलोफेन ट्यूब कहते हैं। और इस चेम्बर में ये येलो येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है ना, वो है हमारा डायलाइजिंग फ्लूइड। अब क्या होता है, हमारे जो ये पेशेंट है इनकी दोनों किडनीज काम नहीं कर रही है तो इनके खून में खूब सारा यूरिया होगा, है ना। तो यूरिया को कैसे रिमूव करेंगे, ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है आसपास, इसमें कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है और खून में खूब सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो डिफ्यूजन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, खून में यूरिया ज्यादा है, डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया कम है, तो खून से यूरिया निकल के डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा। और तुम इस घटिया वाले फ्लूइड को कलेक्ट करते जा रहे हो तो यूरिया तो निकल गया। अब ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसमें बाकी जैसे खून में और कोई चीज एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, कोई आयरन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो वो भी वैसे निकल जाएगा। अब जैसे खून फिल्टर हो गया, इस फिल्टर्ड खून को हम वापस वेन के जरिए पेशेंट के अंदर वेन के जरिए हम पेशेंट को वापस ये खून दे देते हैं। ऐसे कंप्लीट साइकिल हो गई। ऐसे हम इंसान का खून फिल्टर कर लेते हैं। तो ये तो बच्चों टेम्परेरी इलाज है अगर उनकी दोनों किडनीज फेल हो जाए तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए, आपको क्विक रिवीजन में बहुत असिस्ट करेगा। तो ऐसा ही और कंटेंट जानने के लिए फॉलो करिए और डिजिटल को। आओ जो, जय श्री कृष्ण।